हेलो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं 30 जून 2022 का जो आर्टिकल था उसको लेकर के। तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम नहीं था। स्टिल वी आर कमिंग कि क्या क्या है उसमें कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो उठाई जा सकती हैं उस पे आते हैं हम लोग। कि आज का जो पहला आर्टिकल है ये द हिंदू का जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट था उस वाले पेज में था। ये आर्टिकल है कि टर्की का फिनलैंड और स्वीडन के साथ में एग्रीमेंट हो गया कि सो दैट कि टर्की जो है स्वीडन और फिनलैंड जो नाटो ज्वाइन करना चाह रहे थे उसके मूव को अपोज ना करे। अर्लियर वो अपोज कर रहा था। तो ये उनके बीच में एमओयू साइन हुआ है तीनों कंट्रीज के बीच में, टर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। इसका जो मेन क्रक्स है वो ये देख सकते हैं, इसी पॉइंट में लिखा हुआ है। इसमें ये चीज है कि तीनों कंट्रीज के बीच में काउंटर टेररिज्म के लिए एक ज्वाइंट कमिटमेंट वो साइन किया गया है। और दूसरी बात है कि जो पहले से पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन का केसेस था टेरर सस्पेक्ट को लेके, वो उसके लिए बोला गया है कि इसके लिए बायलैटरल लीगल फ्रेम बनाएंगे, उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि आप एक जगह पे क्राइम करें, क्राइम करके दूसरे कंट्री में भाग जाएं, वहां पे रुके हुए हैं, तो वहां से आपको पकड़ के जिस कंट्री में आपने क्राइम किया है वहां पे आपको वापस भेजा जाए, यही होता है एक्स्ट्राडिशन। तो ऐसा डिमांड टर्की के साइड से क्यों था? क्योंकि जो कुर्दिस्तान का डिमांड है वो कुर्दिस्तान का एरिया टोटल आपका जो कुछ कुछ पार्ट पड़ता है टर्की का, कुछ सीरिया का है, कुछ ईरान, कुछ इराक है, इवन अरब का पार्ट है। वो ऑटोमन एम्पायर जब डिसॉल्व किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस टाइम पे ही कुर्दिस्तान को जानबूझ के छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया गया था, छोटे छोटे नेशंस के बीच में, सो दैट जो इथनिक मेजोरिटी वहां पे थी उसको तोड़ के हर कंट्री में वो इथनिक माइनॉरिटी के तौर पे बन के रह गया था। तो आज भी जो है उसके लिए लड़ाई जारी है, वो अपना एक अलग कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। इसी चीज को टर्की जो है सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि उसका कंट्री पे ही खतरा है। वो पूरा का पूरा कुर्दिस्तान जब बनेगा तो टर्की को ही इसको तोड़ने की बात करता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, टर्की वन ऑफ देम है। तो ये इससे रिलेटेड जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, कुर्दिस्तान नेशनलिज्म को सपोर्ट करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्ट, बहुत सारे एक्टिविस्ट स्वीडन और फिनलैंड में जाके अपना बसे हुए हैं। वहां पे उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां से एक्स्ट्राडिशन रिलेटेड कुछ वैसा नहीं होता था, तो वहां पे अपना एक्टिविटी वो चला रहे थे। तो इसी चीज को इस बायलैटरल फ्रेमवर्क में बोला गया है कि कोई भी आपका कुर्दिस्तान सिंपैथाइजर वहां पे है तो उसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए, पकड़ के टर्की वापस भेजा जाए। ठीक है। फिर अगला जो एग्रीमेंट है इसी एमओयू में वो बात की गई है कि एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज ऑफ पीकेके। पीकेके ये स्टैंड करता है आपका कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ये पीकेके उर्दू में नाम है उसका, इंग्लिश में इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। और रिलेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं, उनके फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट, उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसको इंट्राडिक्ट किया जाए, मतलब उसको टोटल फोर्सफुल प्रोहिबिशन उस पर इन्फोर्स किया जाए, बिल्कुल उसको रोकने का, जबरदस्ती करके उसको बिल्कुल बंद कराने का कोशिश किया जाए। तो इस एमओयू के तहत में फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ही कंट्रीज ने एश्योर ये किया है कि उनका जो रेस्पेक्टिव घर पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है फॉर आर्म्स एक्सपोर्ट टू न्यू एलाइज, ये इन्होंने जानबूझ के रोक के रखा था। बहुत सारी कंट्रीज को ये आर्म्स नहीं देते थे क्योंकि ये मान के चलते थे कि इसका जो है मिस यूज हो सकता है फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन या एनीथिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए फिनलैंड और स्वीडन इसको रोक के रखे थे, जिसमें मेजर डिसएडवांटेज पे टर्की था। टर्की को बहुत सारा आर्म्स इसकी वजह से भी नहीं मिल पाता था। तो ये इस एमओयू में फिनलैंड और स्वीडन ने एग्री किया है कि हम लोग इस आर्म्स एम्बार्गो जो है इसको रोकेंगे और आर्म्स एक्सपोर्ट को, नए एलआई को हम लोग प्रमोट करेंगे, दे देंगे। फिर अगली बात है कि
टर्की ने उनसे प्रॉमिस लिया है, स्वीडन और फिनलैंड से, कि किसी भी तरीके का उसके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन नहीं होगा, और जो ईयू का CSDP है, कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी, उसको पूरे तरीके से दोनों कंट्री फॉलो करेंगे। और साथ में जो है टर्की का पेस्को में पार्टिसिपेशन, पेस्को क्या है, परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन, ये प्रोजेक्ट है बेसिकली मिलिट्री मोबिलिटी को लेके, मिलिट्री मूव कर सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें, उसके लिए है, तो उसके मूवमेंट के लिए है। तो उसमें भी टर्की को परमिशन या फिर बोला जाए नेगोशिएशन करके उसने ये जीता है फिनलैंड और स्वीडन से। इसके बदले में टर्की ने बोला है कि ठीक है, अगर आप इतनी बात हमारी मानते हैं तो जो पहले ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था रास्ता रोक रहा था नाटो में एंट्री से स्वीडन और फिनलैंड की, उसको वो अलाउ करेगा। तो इसमें हम लोग अभी तक जितनी बात हम लोगों ने की है उससे क्लियर हो गया है कि टर्की स्वीडन और फिनलैंड के एंट्री से क्यों इसके विरोध में था। बिल्कुल सीधा सा बात यह है कि वो कुर्दिश नेशनलिज्म का जो इशू है, जो हमने ऑटोमन एम्पायर वाली बात की, वहां से कंट्री बहुत सारे टूट के निकले, लेकिन उसी बीच में जो कुर्दिश जो इथनिक मेजोरिटी था उस एरिया का, वो भी, उसका भी जो नेशनलिज्म वाला जो आइडिया है, वो खुद अपना कंट्री बनाना चाहता था, उसका ही इशू निकल के आया, और उसके बेसिस पे बहुत सारा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन टाइप से वो चल रहा है, और उससे रिलेटेड आदमी दूसरे कंट्रीज में जाके बस गया है, जो कि वापस नहीं आ रहा है क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो ये दोनों चीज जब इसको मिल गया तो ये अलाउ कर दिया। अब टर्की एग्री किया है क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन दोनों उसको प्रॉमिस किया है कि ये हम लोग जो है अपना काउंटर टेररिज्म प्रोविजंस अपने कंट्री में लेके आएंगे। फिनलैंड इसके लिए अपना क्रिमिनल कोड मॉडिफाई करने वाला है, और स्वीडन जो है टेररिस्ट ऑफेंसेस एक्ट ये जुलाई 1 से इंप्लीमेंट करने वाला है। एक्स्ट्राडिशन ऑफ जो एक्यूज्ड कुर्दिश एक्टिविस्ट हैं उसको फिनलैंड और स्वीडन से वापस भेजने के लिए दोनों कंट्रीज तैयार हो गए हैं, और आर्म्स एम्बार्गो उसको लिफ्ट कर लिया है, जो कि बेसिकली फायदा करेगा टर्की को। लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों क्यों इतने ईगर थे कि हमको ज्वाइन करना है नाटो? तो इसका बिल्कुल रिसेंट सा रीजन है, ऑब्वियस सा रीजन है। जो सिचुएशन अभी यूक्रेन को झेलना पड़ा है रशियन इन्वेजन के कारण, उसी डर की वजह से ये दोनों कंट्री चाहते थे कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊं, ताकि किसी भी तरीके का अगर रशियन इन्वेजन का खतरा होता है तो नाटो हमारे पास आएगा और सपोर्ट करेगा। तो ये फियर उनका खुद का नेशनल सिक्योरिटी का, रशियन इन्वेजन का डर हो गया। इसके अगेंस्ट में रशिया ने कॉशन भी किया है, बोला कि आप ज्वाइन ना करो, हम लोग कोई भी आप पे अटैक नहीं करने जा रहे हैं, इसके बारे में उसने खुल के बोल दिया है। बट स्टिल दोनों कंट्री एप्रीहेंसिव हैं रशिया को लेके, तो वो जो है नाटो ज्वाइन करने की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अब अगला पॉइंट आता है कि नाटो के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, नाटो कैसे देखता है इस एक्सपेंशन को। तो ये एक्सपेंशन जो पहला पॉइंट है, आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट में, ये है कि नाटो का एक्सपेंशन ईस्ट की ओर होगा, जो ईस्ट यूरोप है उस साइड में आगे और बढ़ेगा। अभी तक जो स्वीडन और फिनलैंड थे ये नॉन अलाइनमेंट पे बिलीव कर रहे थे, किसी भी साइड में नहीं जा रहे थे, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ फॉलो करते हुए स्टेबल बिल्कुल चल रहे थे। लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए वो अब नाटो में शामिल होना चाह रहे हैं। तो ये नाटो को फायदा कर रहा है कि उसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, और इस एक्सपेंशन से नाटो को स्ट्रेटेजिक ग्राउंड मिल जाएगा लैंड पे भी और बाल्टिक सी में भी। तो दोनों जगह पे वो उसका अपना कब्जा रहेगा, वहां पे वो एक्सेस वो अपना बना के रखेगा। फिर अगला पॉइंट क्या है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड में नाटो को एक्सेस मिल गया है, नाटो के अंदर वो दोनों कंट्रीज आ गए हैं, तो वो अपना स्ट्रेटेजिक एरियाज में वेपन प्लेस कर सकता है, जो भी डेटरेंस वाला, जो भी मतलब ये है कि अपने खुद के सुरक्षा के लिए और डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि रसिया को डर लगे कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वहां पे हथियार है, तो वहां पे हथियार को पोजीशन किया जा सकता है। अगला पॉइंट यह है कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना, जो अदर बाल्टिक स्टेट्स हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया, ये सारे कंट्रीज को भी सेफगार्ड करेगा।
तो इस आर्टिकल में यही सारी बातें थी। इसका इंपॉर्टेंस इस वजह से है, इंटरनेशनल अफेयर्स वो वाली बात, फिर रसिया का जो इन्वेजन है उससे कैसे वर्ल्ड लेवल पे चेंज हो रहा है, कैसे कंट्री जो है नॉन अलाइनमेंट से किसी स्पेसिफिक ब्लॉक की तरफ बढ़ रही हैं, और साथ में जो कोल्ड वार वाला जो सिचुएशन था उस सिचुएशन में कैसे धीरे धीरे चीजें और बढ़ती चली जा रही हैं उसी डायरेक्शन में। तो ये रिलेशन है। तो ये जब हम लोग GS1 में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, उससे हम लोग आज के सिचुएशन को रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करते हुए इसको आगे दिखा सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को पढ़ना और जानना जरूरी है। अगला एक टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में ही पेज में ही आता है, ऊपर में डाटा वाला कॉलम होता है। उसमें अगर आप देखेंगे तो कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है जो कि आप डायरेक्टली आंसर में कहीं पे भी कभी भी कोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज का डाटा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है आज का, वो डाटा है रिलेटेड टू नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड अंडर लोकपाल इन द ईयर 2021-22। 2021-20 में कितने कंप्लेंट लोकपाल में फाइल किए गए। तो टोटल नंबर एक साल में 5680 बताया है, जिसमें कि 5100 कंप्लेंट्स अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, बस खाली इनिशियल स्टेज में है। तो इसको तो आप यूज कर सकते हो कहां पे। पहला चीज तो आपका लोकपाल वाला, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि लोकपाल इंप्लीमेंटेशन आज तक अभी तक कितना सक्सेसफुल हो पाया, उसका क्या सक्सेस हो, तो वहां पे एक डाटा यहां इसको यूज किया जा सकता है। फिर अगली बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन आया कहां से है। तो आने का सोर्स आरटीआई था, तो आरटीआई रिलेटेड क्वेश्चन में भी हम दिखा सकते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट मैकेनिज्म है उसके इफिकेसी, उसका हम लोग क्या इफेक्टिवनेस है, कितना फायदेमंद है, तो उसमें भी हम लोग दिखा सकते हैं आरटीआई को एज ए टूल। फिर एक बात इसमें और है कि जो 5680 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं लोकपाल के पास, इसमें से 169 जो है वो एक फॉर्मेट दिया गया था मार्च 2020 में, उसमें थे। लेकिन 5511 जो कंप्लेंट फाइल किए गए वो इस फॉर्मेट में नहीं थे, जो दिखाता है कि जो फाइल करने वाले लोग हैं उनमें लैक ऑफ अवेयरनेस था अबाउट द फॉर्मेट, जो कि मार्च में इश्यू किया गया, मार्च 2020 में ही। तो 2-2.5 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी तक उस फॉर्मेट को पूरे तरीके से अपनाया नहीं जा सका है, क्योंकि उसको उस तरीके से पब्लिसाइज नहीं किया गया है। तो ये डाटा था। अब आ जाते हैं हम लोग अगले आर्टिकल को लेके। ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। ये है हमारा पहला mRNA कोविड वैक्सीन डेवलप किया गया है। ये वैक्सीन डेवलप किया गया है, पुणे की एक कंपनी है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल, उनके द्वारा, और इसका नाम है जेमकोवैक 19। इसके अलावा जो mRNA वैक्सीन्स हैं जो कि अभी भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो वो बनाया गया था फाइजर और मॉडर्ना का जो वैक्सीन था कोविड वाला ही, वो आपका mRNA वैक्सीन था। तो mRNA और ये नॉर्मल वैक्सीन, इसमें हम लोग अंतर क्या है इसको जानना चाहेंगे। तो इसका अंतर ये है कि जो ट्रेडिशनल वैक्सीन होते हैं, जो नॉर्मल जो वैक्सीन है, उसमें क्या किया जाता है, जो वायरस से आपको इन्फेक्शन होने वाला है उसी का वीक किया हुआ फॉर्म या फिर उसको इनएक्टिवेट, उसको मार दिया गया है, उसको आपके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। जो सुई लगती है आपको, वायरस का ही एक टुकड़ा, एक पार्ट, वो आपके अंदर में डाला जाता है। फिर बॉडी क्या करती है, उस टुकड़े के अगेंस्ट में अपने खुद से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, जिससे कि अगर जो एक्चुअल अटैक होगा, जो एक्चुअल वायरस अटैक होगा, उसमें फिर से बॉडी, उसके लिए कुछ नया नहीं रहेगा, ऑलरेडी वो उस तरीके का प्रॉब्लम झेल चुका है बॉडी, तो उसको टैकल करने में बॉडी ज्यादा कैपेबल होगा। लेकिन mRNA वैक्सीन में क्या होता है, ये क्या होता है, एम स्टैंड कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए, तो ये सिर्फ मैसेज लेके जाता है। मैसेज लेके क्या जाएगा, सेल्स को बोलेगा क्या कि एक पार्ट ऑफ वायरस तुम खुद से बना लो, जो स्पाइक प्रोटीन अभी जो कोविड वाले में था, स्पाइक प्रोटीन वाला पार्ट, तो बॉडी को ये मैसेज जाएगा इस वैक्सीन से। इस मैसेज के तहत में उसको लगेगा कि हाँ अब जो है हमको स्पाइक प्रोटीन इस तरीके का जनरेट करना है। जनरेट जैसे ही वो सेल जनरेट करता है स्पाइक प्रोटीन, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होते ही उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप करेगा।
अब फिर से वही मैकेनिज्म सामने आएगा जो ट्रेडिशनल वैक्सीन में आता था कि एंटीबॉडी एक बार आपका डेवलप हो गया तो फिर आगे जो एक्चुअल अटैक होता है तो उसमें ये एंटीबॉडी आपको काम आती है। इसकी वर्किंग को ही यहां पे इमेज में इसी आर्टिकल में दिखाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक में एमआरएनए, डीएनए, ये वैक्सीन, इससे रिलेटेड इसकी वर्किंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी स्पेशली जो कोरोना पीरियड है इसमें। तो इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप आंसर में दिखाते हुए आप आंसर में लिख सकते हैं। इससे आपको 1-2 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा यहां पे आप फेच कर पाएंगे। अब इसमें आ जाते हैं कि एमआरएनए में हमको स्विच करने का क्या फायदा है। अगर फायदा देखें तो फायदा इसका यह है कि आपको जो डोज लगेगा वैक्सीन का वो बहुत ही छोटा डोज लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत सारे लोगों को एक छोटा अमाउंट में ही ज्यादा लोगों को कवर किया जा सकता है। तो छोटा डोज होने की वजह से, अब छोटा डोज क्यों है? क्योंकि आपका एक्चुअल वायरस तो इंसर्ट किया नहीं जा रहा है, बस खाली मैसेज देने वाला जो पार्ट है वो इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी में, तो वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है। दूसरा जो इसका पॉजिटिव ये है कि इसको बहुत ही जल्दी हम लोग अल्टर कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं एज पर दी कमिंग वेरिएंट ऑफ कोविड। जैसे 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 आप देखते हैं कि तुरंत में डेल्टा आ जाता है, फिर ओमिक्रॉन आ जाता है। तो ये सारा जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के हिसाब से हम इसको तुरंत में स्विच कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ताकि वो करंट सिचुएशन के हिसाब से तुरंत बदलेगा, तुरंत फिर से हम ये काम करेगा। लेकिन अगर इतनी सारी अच्छाई है तो इसको ही क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया? तो इसका अडॉप्ट ना करने का कारण यह है कि इसको जो है आपको स्टोर करना पड़ेगा सब लो टेम्परेचर पे, बिल्कुल नेगेटिव टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना पड़ता है, तभी ये काम करेगा। तो अगर इतना चैलेंज है तो हमारे कंडीशन में जो हमारा ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, इस वाले सिचुएशन में तो ये कभी उतना अच्छा काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास उस टेम्परेचर को मेंटेन करना ही मुश्किल होगा। इसी प्रॉब्लम को दूर किया है इस होम ग्रोन एमआरएनए वैक्सीन ने। तो इस वैक्सीन के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये होम ग्रोन जो एमआरएनए वैक्सीन है ये कैसे इस चैलेंज को दूर किया। इस तरीके से काम किया है कि हम जो वैक्सीन है इसको नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर कर सकते हैं। इस चीज को अचीव करने के लिए जो कंपनी है इसने अप्लाई किया है प्रोसेस लायोफिलाइजेशन, लायोफिलिसाइजेशन, यस, या फिर इसको हम नॉर्मल टर्म में बोले तो फ्रिज ड्राइंग। इस प्रोसेस में होता क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर को इस तरीके से बदला जाता है ताकि जो लिक्विड वाटर है उसको डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिना सॉलिड स्टेट से गुजरे हुए। जनरली क्या होता है कि आप लिक्विड है, लिक्विड से वो सॉलिड होगा, सॉलिड से गैस, इस टाइप से वो हो जाएगा, या फिर 3 स्टेज से होता हुआ जाता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर आता है आपका गैस में, जो हम लोग पानी गर्म करते हैं उस वाला प्रोसेस में। तो ये वाला प्रोसेस इसमें अप्लाई किया गया है, और ये प्रोसेस इसलिए अप्लाई किया गया है क्योंकि इस वैक्सीन को पाउडर फॉर्म में स्टोर किया जाना है। आप पाउडर बना के बिल्कुल सूखा करके वैसे ही आप स्टोर करोगे। तो इस वैक्सीन में यही बात हमारे साइड से है। और तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग अगली बात पे। अगला बात भी इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया गया है। ये आर्टिकल रिलेटेड था बेटर रोड सेफ्टी मेजर्स। ये बोला कि कितना ज्यादा ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर हम लोग सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें तो। ये एक लैंसेट का स्टडी पब्लिश किया गया, उसमें ये चीज दिखाया गया है। तो इस स्टडी के हिसाब से ये कहता है ये कि अगर प्रॉपर तरीके से रूटीनली अगर हेलमेट पहन के गाड़ी कोई चलाए, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलाए, जो स्पीड लिमिट कहीं कहीं पे आपको बताया गया है कि आप इसी स्पीड लिमिट को फॉलो करें, उसको अगर ओबे किया जाए और ड्रंकन ड्राइविंग को अवॉइड किया जाए, तो सिर्फ इतना चीज करने से करीब करीब 3,47,000 से 5,40,000 इतना जो लाइफ्स है वर्ल्ड वाइड बचाया जा सकता है हर साल। और ये जो नंबर दिया गया है, जो टोटल फैटल इंजरी होते हैं उसका 25 से 40% है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। और अगली बात जो है वो डाटा है एक्चुअली वर्ल्ड बैंक का लास्ट ईयर रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, उसका डाटा है। तो उस डाटा के हिसाब से यह है कि इंडिया में हर साल करीब करीब 1.5 लाख
आदमी रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और 4.5 लाख हर साल उतने उस एक्सीडेंट में ही उनको इंजरी होती है। तो ये डाटा था। अब आप बोलेंगे कि इस डाटा को आप प्रेजेंट कैसे करोगे, इसका तो कोई वैसा रोड सेफ्टी वाला क्वेश्चन स्पेसिफिक आएगा तभी यूज कर पाएंगे। तो इसका इनोवेटिव तरीके से यूज किया जा सकता है बहुत सारे जगहों पे, जैसे ऐसे में भी इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं बताता हूं। कोई भी ऐसे अगर आ जाता है जहां पे बोला जाए कि फॉलोइंग द रूल्स, नियम फॉलो करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये नियम फॉलो करना बस खाली बेवकूफों के लिए है। तो इस तरीके का कोई भी ऐसे अगर आ जाता है तो उसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि नियम फॉलो करने से, सिर्फ जो टोटल रूल रेगुलेशन है, हेलमेट पहन रहा है, सीट बेल्ट लगा रहा है, स्पीड लिमिट को फॉलो कर रहा है, ड्रंक एंड ड्राइविंग ये नहीं कर रहा है, इससे जो है करीब करीब आपका 3 से 5 लाख आदमी हर साल अपनी जिंदगी को बचा सकता है। तो नियम हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो हम इस एग्जाम्पल से दिखा सकते हैं। तो इसको ऐसे में इवन GS4 पेपर में वहां पे आप दिखा सकते हैं कि लॉ या फिर रूल्स ऑफ द सोसाइटी, उसको फॉलो करने से क्या फायदा होता है, इसको एज एग्जाम्पल यहां पे कोट किया जा सकता है। अब जो वर्ल्ड बैंक वाला स्टडी है, उसी स्टडी में दूसरी बात भी बोली गई थी, जो मैंने बताया एक जो रिपोर्ट बताया वर्ल्ड बैंक का, उसके हिसाब से क्या बताया था कि 1.5 लाख आदमी सालाना यहाँ पे मरते हैं इंडिया में और 4.5 लाख आदमी को इंजरी होती है ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। एक और जो यहाँ पे फैक्ट है हमारे सामने, ये भी वर्ल्ड बैंक की स्टडी में ही पब्लिश किया गया था कि इंडिया जो है वर्ल्ड व्हीकल का मात्र 1% ही ओन करता है, मात्र 1% ही वर्ल्ड व्हीकल हमारे पास है। जबकि जो क्रैश रिलेटेड डेथ्स हैं वो हमारे पास उसका करीब करीब 10% जो है हमारे यहाँ पे होता है। ग्लोबल जो क्रैश रिलेटेड डेथ्स हैं उसका 10% हमारे पास में होता है। मिस टाइप यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा 105 लिखा गया है, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे, 10% होगा वो। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था और उसके अलावा कुछ कुछ आर्टिकल और भी थे द हिंदू में, जैसे इंडिया का यूएई से रिलेशन। तो उस वाले आर्टिकल में जो करंट पीएम मोदी विजिट कर रहे हैं, इसको एक्चुअली हम लोगों ने पीछे कवर किया है। हाँ, उसमें 1-2 पॉइंट है जो कि हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे इंडिया यूएई के बीच में जो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया गया, ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ, मात्र 88 डेज में पूरा फाइनलाइज हो गया और मई 1, 2022 से ये इंप्लीमेंट भी हो गया है ऑन ग्राउंड। तो इससे दोनों देशों के ट्रेड और उसके बीच में फायदा होगा। और दूसरी बात जो इस आर्टिकल में था वो था 2I 2U, उसको लेके बात की गई थी। 2I यहां पे था इंडिया और इजराइल, और यू था यूएसए और यूएई। इस 4 का कॉम्बिनेशन बनके एक नया ग्रुपिंग बन रहा है जिसको न्यू क्वाड के नाम से भी जाना जा रहा है। तो इस ग्रुपिंग के लेके थोड़ी बहुत बात की गई थी, कुछ कंक्रीट नहीं था, इसी वजह से मैं यहां पे आपको आर्टिकल के रूप में नहीं दे रहा हूं, वो निकट भविष्य में हमारे पास आएगा, तो उसी का मैं इंतजार कर रहा हूं। एक और बात कही गई थी इंडिया, इजराइल और यूएई, इसका ट्राइलेटरल को लेके, क्योंकि ये भी अब अभी फिजिबल है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम एकॉर्ड हुआ, जिसके बीच से उनके बीच में अभी एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये वाले आर्टिकल में इतनी बात थी। और एक और आर्टिकल था अफगानिस्तान को लेके, तो वो बहुत ही नैरो सेंट्रिक आर्टिकल था। बिल्कुल ही जो अर्थक्वेक अभी आया था अफगानिस्तान में, उसमें डिफरेंट कंट्रीज कैसे असिस्ट कर रही हैं। हाँ, उसका हम लोग एक बात उठा के याद रख सकते हैं कि इंडिया जो है अपना रिकॉर्ड जो बनाया हुआ है इंडिया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे, वो इस केस में भी इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था। इस केस में भी जैसे ही अर्थक्वेक आया था तुरंत हम लोगों ने असिस्टेंस अपना प्रोवाइड कराया था। तो ये वाला आर्टिकल था। तो यही सारी चीजें थी आज के न्यूज़पेपर में, ज्यादा कुछ नहीं था। तो दैट्स ऑल दैट वी हैव। और एक बार फिर से मैं अपील करूंगा कि सब्सक्राइबर अपना सीरियसनेस थोड़ा और दिखाएं और वीडियो को देखें। जैसे जैसे थोड़ा सा और बेहतर होगा, हम लोग डेली वाइज क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो जब से अगर आपको अभी से लग रहा है कि क्वेश्चन डिस्कस होना चाहिए, तो आप हम लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं।
अप्रोक्सीमेटली 50 कमेंट्स भी अगर हो जाते हैं हमारे पास तो हम लोग शुरू कर देंगे इस चीज को। और जो इसका नोट्स है, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, सिद्धि_NPA। इसका डिटेल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल वी हैव। थैंक्स फॉर लिसनिंग।